स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन हेलो सर क्लासेस। आज हम बायोलॉजी का 5th चैप्टर क्लास 9th सेल बेसिक द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ सेल चैप्टर 5 पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेल क्या है और कैसे इसकी डिस्कवरी हुई। सेल द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम सेल बोलते हैं। स्ट्रक्चरल यानी कि सभी जीवित ऑर्गेनिजम्स, जीव बने हुए हैं सेल्स के। ये बताता है कि ऑल लिविंग थिंग्स या ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर मेड अप ऑफ सेल्स, means the basic structural unit is cell. And functional, why it is called functional unit? Because all the metabolic activities takes place inside the cell. यानी कि metabolic means किसी जीव में कोई चीज़ बनती है या कोई चीज़ टूटती है तो वो स्पेसिफिक सेल्स के अंदर ही वो प्रोग्राम होता है, इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक मीन्स either breaking of a substance or formation of a substance. Let's come to the next point कि how it was discovered. It was discovered by Robert in 1665. What he did actually, he observed a thin slice of cork. कॉर्क होता है जो प्लांट की बार्क होती है उससे बनता है। बार्क मीन जो उसकी छाल है उससे बनता है मटेरियल जिसको बोलते हैं कॉर्क। उस कॉर्क की थिन स्लाइस, उसको काटा जाता है बहुत ही पतली स्लाइड में, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता था। ये जो माइक्रोस्कोप था ये इसका सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था जो कि बहुत बढ़िया क्वालिटी का नहीं था। फिर भी इसने इसके अंदर जब उसको ऑब्जर्व किया तो ही ऑब्जर्व्ड हनीकॉम्ब like hexagonal compartments. honeycomb like hexagonal compartments को लेटिन लैंग्वेज इसको बोला गया सेल्स, क्योंकि लेटिन लैंग्वेज में सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट, इसलिए बहुत सारे उसको हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स ऐसे दिखाई दिए और उसको उसने नाम दिया सेल, क्योंकि लेटिन लैंग्वेज में सेल का मतलब है कंपार्टमेंट। सेल थ्योरी, दो साइंटिस्टों ने मिलकर, जेम्स क्लीडन और टी स्क्वान ने मिलकर सेल थ्योरी को प्रपोज किया। उसका फर्स्ट पॉइंट है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और सेल प्रोडक्ट। जितनी भी लाइफ की फॉर्म्स हैं, जितने भी तरह के जीव, जितनी भी तरह की लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं या वो माइक्रोब्स हैं, सभी बने हुए हैं सेल्स के या सेल प्रोडक्ट्स के। सेल प्रोडक्ट से हमारा संबंध है वायरस, क्योंकि वायरस इज नॉट ए कंप्लीट सेल, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल, दैट्स व्हाई वी कॉल सेल्स और सेल प्रोडक्ट्स। वायरसेस आर डेड आउटसाइड द होस्ट एंड इनसाइड द होस्ट, जब वो किसी बॉडी में प्रवेश करते हैं दे बिकम लिविंग। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन सेल। मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब है कि सेल्स में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट, जिससे हमारी ग्रोथ होती है, जिससे हमारा फंक्शंस ठीक प्रकार से चलते हैं बॉडी के। उन सभी रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इसके साथ साथ कुछ पदार्थों का टूटना भी होता है। जो पदार्थ यूज़ में नहीं रहते हैं उनको तोड़ दिया जाता है और नए पदार्थों को बनाया जाता है, नई चीज़ों को बनाया जाता है। और दोनों ही प्रकार की रिएक्शंस को, चाहे वो टूटें या वो बने, उसको मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। आगे इसके दो भाग आप सीखेंगे, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब फॉर्मेशन, कैटाबॉलिक मीन्स ब्रेक डाउन। पर अभी आप सिर्फ याद रखें मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ब्रेकिंग डाउन और फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तीसरा जो पॉइंट दिया था वो जेम्स क्लेडन और टी स्क्वान ने नहीं दिया, वो दिया था आर विर्चो ने, जिसने ये बोला था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसने ये बताया कि जो नए सेल्स बनेंगे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो ऑलरेडी सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो उनसे ही बनेंगे।
किस प्रकार से बनेंगे? बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से, सेल दो भागों में जब बट जाता है, डिवाइड होके, उससे नए सेल्स बनते हैं। तो दिस पॉइंट वाज एडेड इन सेल थ्योरी बाय आर विर्चो। सेल शेप, सेल की बहुत सारी शेप्स हैं। पॉलीहेड्रल है, ये जो पॉलीहेड्रल है आपको शेप दिख रही है, कॉर्क सेल में भी ऐसी ही दिखाई देती। स्क्वेमोज एपिथेलियल सेल्स जो स्किन के सेल्स हैं उसमें भी लगभग ऐसी शेप आपको देखने को मिलेगी। स्फेरिकल शेप, ये जो स्फेरिकल शेप है ये किस में मिलती है? ओवम, फीमेल गैमीट। ओवम जो है वो फीमेल गैमीट होता है, उसमें यही स्फेरिकल शेप है। ये है स्पिंडल शेप, बीच से मोटी और साइडों से नैरो होती है, पॉइंटेड होती है, इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। और ये मिलती है स्मूथ मसल सेल्स में, स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल सेल्स में ये मिलती है। इसके बाद जो शेप आती है वो आती है इलोंगेटेड। इलोंगेटेड सेल का डायग्राम मैं बना देता हूं। ये है नर्व सेल, इस शेप को बोलते हैं हम एलोंगेटेड शेप, और ये नर्व सेल की पर्टिकुलर शेप यही होती है। उसके बाद है ब्रांच्ड, ये है ब्रांच्ड बोन सेल, इसमें एग्जांपल है ब्रांच्ड, ये ब्रांच आपको दिख रही है। इसके बाद डिस्कोइड, ये आरबीसी की शेप है, डिस्कोइड, आरबीसी डिस्क शेप की होती है, जो फेंकने वाली स्पोर्ट्स में डिस्क यूज करते हैं वो वाली डिस्क है। बाई कनकेव शेप भी बोल सकते हो आप इसको। एमोबॉइड शेप यानी कि इर्रेगुलर, इर्रेगुलर शेप, इर्रेगुलर शेप एमीबा में पाई जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी तरह की शेप्स आपको देखने को मिलेंगी सेल्स में। पॉलीहेड्रल, स्क्वेमोज एपिथेलियल सेल्स एग्जाम्पल हैं, स्किन के सेल्स। ओवम, फीमेल गैमीट के सेल्स। स्पिंडल शेप यानी कि स्मूथ मसल सेल्स। इरेगुलर शेप, बोन सेल्स। इलोंगेटेड, नर्व सेल्स। डिस्कोइड, आरबीसी। इरेगुलर शेप, अमीबा। अब आते हैं सेल साइज पे। व्हाट इज सेल साइज? देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टाइप के सेल्स आगे हम आपको पढ़ाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज होता है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर का मतलब है 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। कहने का अभिप्राय ये है कि 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा जो है वो 1 माइक्रोमीटर होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स 5 to 100 माइक्रोमीटर के रेंज में पाए जाते हैं। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशंस है। स्मॉलेस्ट जो सेल है वो उसका नाम है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये माइकोप्लाज्मा की एक टाइप है, माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं इनको। ये एक ब्रॉड टर्म है, उसी की बिल्कुल स्पेसिफाइड टर्म है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। माइकोप्लाज्मा ग्रुप का एक मेंबर है और ये स्मॉलेस्ट सेल के रूप में जाना जाता है, जिसका साइज है डायामीटर में 0.1 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट जो सेल है वो सेल होता है ऑस्ट्रिच एग, यानी कि ऑस्ट्रिच का ओवम। उसका साइज होता है 18 सेंटीमीटर इन डायामीटर। ये दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल, ये वाला जो हमने आपको दिखाया था, और इसका जो साइज है वो 60 to 100 सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल। नाउ द सेल नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर, organisms are divided into 2 types: unicellular organisms and multicellular organisms. Those organisms which are made up of only one cell
मेड अप ऑफ वन सेल ओनली, उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यीस्ट। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं होते हैं, उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल मैन, ट्री, एलिफेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सेल आर मेनली ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस। These are prokaryotic cells and eukaryotic cells. This pro means primitive, and this karyo means nucleus. ऐसे सेल्स जिनमें प्रीमिटिव टाइप मतलब बहुत पुराने तरह की, इल डेवलप, जो अच्छी तरह से विकसित ना हो, मतलब पूरी तरह से डेवलप ना हुई हो, वो न्यूक्लियस जिसके अंदर होती है, हैव प्रीमिटिव इल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ऐसे सेल्स को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होती है, एडवांस टाइप की न्यूक्लियस होती है। क्यों एडवांस टाइप की होती है? क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। जो न्यूक्लियस है, देखिए सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल, ये एक सेल है, इसमें ये तीन चीज़ें मेनली याद करनी है, बाद में उसके बाद हम बात करेंगे। ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस, और ये है साइटोप्लाज्म। इन्हीं तीन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम इसको, सेल को हम पढ़ेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन तो सेल को बाउंड करके रखती है, न्यूक्लियस इसका कंट्रोल है। सारा जो सेल का कंट्रोल है वो न्यूक्लियस के द्वारा होता है। और साइटोप्लाज्म जो है वो इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड है, जिसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं, और वो सेल ऑर्गेनेलिज डिफरेंट फंक्शन सेल के लिए करते हैं, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करें न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो कंट्रोल है सेल का, वो प्रिमिटिव टाइप का है, इल डेवलप्ड है। इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ एब्सेंट होती है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म में विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओपनली पड़ा है, और उस स्टेज में उस न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जिसमें जो क्रोमोसोम है वो ओपनली न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है। क्रोमेटिन मटेरियल भी बोल सकते हैं उसको। लेटर ऑन आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी जब हम न्यूक्लियस पढ़ाएंगे। जबकि न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो कि साइटोप्लाज्म से अंदर वाले सब्सटेंस को बिल्कुल क्लियरली सेपरेट करती है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसकी न्यूक्लियस के अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में, जबकि इसमें मैनी और क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिज हैं। जैसे हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हाथ है, पाँव हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आँखें हैं, नाक है, कान है, जो अलग अलग कार्य करते हैं, उसी प्रकार से सेल के अंदर भी बहुत सारी ऑर्गेनेलिज हैं जिनमें कार्य को डिवाइड किया गया है। उसको डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिज अलग अलग कार्य करेंगी। लेटर ऑन हम आपको पढ़ाएंगे कि कौन सी सेल ऑर्गेनेलिज क्या कार्य करती है और वो किस सेल में पाई जाती है। तो वो सारी सेल ऑर्गेनेलिज जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं, और ऐसी सेल ऑर्गेनेलिज यूकैरियोट्स में पाई जाती है। साइज, इसका जो साइज है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। माइक्रोमीटर हमने बताया था 10⁻⁻⁶ मीटर के इक्विवेलेंट है। जबकि यूकैरियोट्स के जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, वो 5 से 100 माइक्रोन या माइक्रोमीटर साइज में उपलब्ध है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे। सेल का स्ट्रक्चर 3 हेडिंग्स में पढ़ा जाता है। पहले हम इन 3 हेडिंग्स को जान लें। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एक न्यूक्लियस जिसको जो कंट्रोल है सेल का, और एक साइटोप्लाज्म जो एक फ्लूइड है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, जिसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और वो है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंड्री है सेल की जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इसको सेपरेट करती है। दैट मीन्स आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स कंटेंट ऑफ द सेल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
इट इज़ फाउंड अराउंड एवरी सेल एंड सम सेल ऑर्गेनेलिज। ये सभी सेल्स, चाहे वो बैक्टीरिया का सेल है यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल है या वो यूकैरियोटिक सेल है, वो सभी सेल्स में ये सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। और कुछ सेल ऑर्गेनेलीज हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, उनके चारों तरफ भी ये पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। लिविंग होती है, ये इलास्टिक है यानी कि लचीली है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। इसका मतलब है कि ये अपने अक्रॉस कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स को ही जाने देगी, सभी मटेरियल्स आर पार नहीं जा सकते हैं। थिन है, पतली है और डेलिकेट है, काफ़ी नाजुक है। इट इज़ मेड अप ऑफ, ये बनी किस चीज़ की होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ ए लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स विच रिमेन फ्लोटिंग इन लिपिड बाइलेयर। ये कहता है कि ये लिपिड बाइलेयर है, दो लेयर ऑफ लिपिड यानी कि फैट्स। लिपिड का मतलब आप फैट माने, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है जिसके अंदर प्रोटीन फ्लोट करते हैं। जो प्रोटीन दोनों सरफेस तक गया हुआ है उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, और जो एक सरफेस पे है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो केवल स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, केवल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर देते हैं, ये इसके अंदर फ्लोट करते हैं। इसको आप एक फ्लूइड मान लें, मेम्ब्रेन को एक फ्लूइड माने, और फ्लूइड ये लिपिड बाइलेयर का बना है और उसके अंदर ये प्रोटीन तैर रहे हैं। और ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये एक सरफेस पे होते हैं, ये उसको स्ट्रक्चर देते हैं, और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये आर पार गए होते हैं, ये स्ट्रक्चर भी देते हैं और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का भी कार्य करेंगे। इस तरफ से दूसरी तरफ कुछ सब्सटेंस को ले जाने में ये, या इस तरफ से उस तरफ ले जाने में ये हेल्प करते हैं, इसलिए इनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलते हैं। मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं? मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन है कि ये साइटोप्लाज्म को बाउंड करती है और प्रिवेंट द सेल टू डिसइंटीग्रेट, यानी कि अगर ये नहीं होगी तो सेल बिखर जाएगा एंड आफ्टर दैट इट विल डेड। सो उसको बाउंड करके रखती है, उसको इंटीग्रेट करके रखती है। दूसरा है इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि इट रेगुलेट्स, इट कंट्रोल्स फ्लो ऑफ सेलेक्टिव मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल, यानी कि सेल से कोई चीज़ बाहर जाएगी या सेल के कोई चीज़ अंदर आएगी, दैट वुड बी कंट्रोल्ड बाय दिस मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन से ये कंट्रोल होते हैं। ये सभी मटेरियल्स को आर पार नहीं जाने देती है, सेलेक्टिवली परमिएबल है तो सेलेक्टेड पार्टिकल्स को आने जाने देती है। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मूवमेंट इन एंड आउट सेल मेम्ब्रेन में होता है। आओ अब हम पढ़ेंगे कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले तो ये 4 तरीके हैं: डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट और एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस। इन 4 तरीकों से मटेरियल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाते हैं। लेकिन इन 4 तरीकों की आवश्यकता क्यों है? क्यों नहीं अकेला डिफ्यूजन या ओस्मोसिस या फिर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट? नहीं, क्योंकि इनसे अलग अलग चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। जैसे ये जो चीज़ है डिफ्यूजन, गैसेस का जो एक्सचेंज है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो डिफ्यूजन से होगा। ओस्मोसिस वाटर या सॉल्वेंट। मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट से क्या चीज़ जाएगी? आयंस या कोई अन्य सोल्यूट जैसे कि शुगर्स, ग्लूकोज एक्सेट्रा। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस से क्या? लार्ज मॉलिक्यूल्स या बल्क मॉलिक्यूल्स जो मेम्ब्रेन को डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, क्योंकि मेम्ब्रेन का पोर साइज इतना नहीं होता कि इतने बड़े मॉलिक्यूल उसके अक्रॉस जा सकें। तो इसलिए इन अलग अलग तरीकों का उपयोग किया गया है। आपके सिलेबस में ये पहले 2 तरीके हैं, डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। फिर भी मैंने थोड़ा सा मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट और थोड़ा सा एंडो और एक्सोसाइटोसिस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता देंगे। सो फर्स्ट मेथड पे आते हैं, डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन, व्हाट इज़ डिफ्यूजन एक्चुअली? आपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम बहुत जल्द केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पे वीडियो डालने वाले हैं, उसको देख लीजिएगा। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि जहाँ उस सब्सटेंस की मात्रा ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ ऑटोमेटिक जो मूवमेंट है दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। फिजिकली हम कह सकते हैं कि जैसे
हमने अगरबत्ती जला दी कमरे में तो वो थोड़ी देर के बाद उसका जो स्मेल है, वो फ्रेगरेंस है जो स्प्रेड हो जाएगी पूरे कमरे में। या आपने नील की 2 ड्रॉप बाल्टी बकेट के अंदर फुल ऑफ वाटर में डाली तो पूरा धीरे धीरे वो स्प्रेडिंग आपको दिखाई देगी। इसी प्रकार से डिफ्यूजन सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है गैसेस का। होता क्या है कि सेल के अंदर, ये सेल है, इस सेल के अंदर लगातार ऑक्सीजन का यूज होता है और CO2 का प्रोडक्शन होता है। तो CO2 इसको बाहर निकालनी है और ऑक्सीजन का इनटेक इसको करना है। क्योंकि CO2 की मात्रा कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल ज़्यादा रहेगी, इसलिए दैट विल कम आउटसाइड द मेम्ब्रेन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो इस मेम्ब्रेन के बाहर फ्लूइड होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, उसमें आती रहती है। और ऑक्सीजन की कंजप्शन क्योंकि सेल के अंदर होती है, क्योंकि हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए लगातार ऑक्सीजन हमें अंदर की तरफ ऑटोमेटिकली मूवमेंट है ये, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर की कंसंट्रेशन कम है, तो वो मूवमेंट अंदर हो जाएगा। सो दिस इज़ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के 2 मुख्य उपयोग हैं। हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस इन साइटोप्लाज्म। अगर कोई चीज़ साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो गई है तो उसको पूरे साइटोप्लाज्म में यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने का काम डिफ्यूजन का होता है। वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे पूरे साइटोप्लाज्म में, जब तक उसकी कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती तो वो फैलता रहता है। एमीबा और पैरामीशियम जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है कि साइटोप्लाज्म में जो स्प्रेडिंग होती है सब्सटेंसेस की, वो इस प्रोसेस से होती है। दूसरा मैंने बताई दिया आपको, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब दूसरी प्रक्रिया है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, सोल्यूट का नहीं होता, वाटर का, और अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है। और इसको लिखेंगे हम, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन या लो सोल्यूट कंसंट्रेशन। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझने वाले। हाई वाटर कंसंट्रेशन या लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन और हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है, इसको हम फिजिकली समझेंगे। मान लिया ये एक कंटेनर है, बीकर ले सकते हैं आप इसको, इसमें ये मेम्ब्रेन लगा दी हमने सेमी परमेबल, और इसमें दोनों तरफ हमने पानी डाल दिया। मान लिया मैं इसमें डालता हूं 10 ग्राम ऑफ शुगर और इसमें डालता हूं 20। इसमें कितनी डाली थी? 10 ग्राम ऑफ शुगर, इसमें 20। अब सोल्यूट कंसंट्रेशन किस तरफ ज़्यादा है? इस तरफ। तो पानी की कंसंट्रेशन किस तरफ ज़्यादा होगी? इस तरफ। तो वाटर का मूवमेंट होगा हायर वाटर कंसंट्रेशन या लो सोल्यूट कंसंट्रेशन। यहां पर लो सोल्यूट है और हाई वाटर कंसंट्रेशन है, और पानी उस तरफ जाएगा जिस तरफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन होगी या लो वाटर कंसंट्रेशन होगी। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी होगी, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि जिस पानी में सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पानी उस तरफ जाएगा। वाटर वी मूव टुवर्ड दैट वेयर हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन इज देयर। इसके 2 पॉइंट यूजेस मैं बता देता हूँ को। इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सोयल बाय रूट हेयर्स। जो सोयल से पानी एब्जॉर्ब करते हैं रूट हेयर्स, उसमें यही प्रोसेस काम आता है। हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के दौरान जो एम्ब्रियो ग्रो करता है उसका जो पानी का एब्जॉर्प्शन है वो ओस्मोसिस से होता है। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आपको पता है स्टोमेटा क्या है? लीफ के ऊपर छोटे 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 छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं प्लांट्स में। तो वो दिन में खुले रहते हैं, रात को वो बंद हो जाते हैं। तो उनका खुलना और बंद होना उनके गार्ड सेल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गार्ड सेल में पानी अंदर चला जाएगा तो गार्ड सेल स्वेलअप कर जाएंगे और वो खुल जाएगा छिद्र, और रात के समय पानी बाहर आ जाता है और वो श्रिंक कर जाते हैं और वो बंद हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी ऑस्मोसिस का काम है, सीड जर्मिनेशन में भी ऑस्मोसिस का काम है, और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है सोयल से उसमें भी ऑस्मोसिस का काम है। यहाँ हम एक चीज़ महत्वपूर्ण बताएंगे आपको कि 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ। अगर आरबीसी आपको पता है रेड ब्लड सेल्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में,
रेड ब्लड सेल्स, ये 3 तरह के मैं सॉल्यूशन लूंगा। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, इनमें सॉल्यूशंस हैं। मतलब बताऊंगा अभी आपको तीनों के क्या क्या इनके मीनिंग्स हैं। और इसमें मैंने डाल दिया ये आरबीसी, ये क्या है, तीनों में आरबीसी सेल है, आरबीसी, ये भी आरबीसी है, ये भी आरबीसी। क्या होगा हाइपरटोनिक में, क्या होता है? आरबीसी के अंदर ये सेल कंटेंट है, इसमें भी साइटोप्लाज्म है, सेल सैप भी बोल सकते हो आप इसको, जो फ्लूइड होता है उसको। और जिस सॉल्यूशन का सोल्यूट कंसंट्रेशन सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है या सेल सैप है उससे ज़्यादा है, तो उसको कहते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स सेल से ज़्यादा अगर सोल्यूट कंसंट्रेशन है तो हाइपरटोनिक, सेल के इक्विवेलेंट है यानी कि साइटोप्लाज्म में जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है अगर उसके इक्विवेलेंट है तो वो आइसोटोनिक, और अगर सेल का ज़्यादा है या सॉल्यूशन का सेल से कम है, सेल सैप का सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर जो ये सॉल्यूशन है इसका कम है, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इनमें होता क्या है? इनमें ये होगा जब आरबीसी को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो पानी इसके अंदर से निकल जाएगा और ये श्रिंक कर जाएगा, पानी इसके अंदर से निकल जाएगा एंड दिस विल श्रिंक, इट विल श्रिंक। ये है आइसोटोनिक, इसमें एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बराबर है, ना ये श्रिंक करेगा ना ये स्वेलअप करेगा। और इसमें पानी जो है वो इनसाइड एंडोस्मोसिस होगा, अंदर की तरफ जाएगा एंड दिस विल स्वेल अप, ये बड़ी हो जाएगी, दिस विल स्वेल अप। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन सेल सैप की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, आइसोटोनिक जिसकी कंसंट्रेशन सेल सैप के इक्विवेलेंट है, हाइपोटोनिक जिसकी कंसंट्रेशन सेल सैप से कम है। इसमें पानी बाहर आएगा जिसको हम एक्सओस्मोसिस बोलते हैं, इसमें ना पानी अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, और इसमें पानी अंदर जाएगा जिसके कारण ये स्वेलअप करेगी जिसको हम एंडोस्मोसिस बोलते हैं। अब नंबर 3 पर आते हैं, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या है? जिसमें कोई चीज़ हेल्प करती है, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है जब वो हेल्प करती हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में किसी पदार्थ को, यानी कि मेनली सोल्यूट पार्टिकल्स जाते हैं, आयन जाते हैं, शुगर्स जाते हैं। मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच सम स्पेशल प्रोटीन्स ऑफ द सेल्स यानी कि सेल मेम्ब्रेन हेल्प द सोल्यूट मोलिक्यूल्स टू गो अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसकी सहायता से वो जाते हैं। ऐसे प्रोटीन्स को बोला जाता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, और इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्ट है उसको मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। मीडिएटेड मैंने कोई चीज़ इसकी हेल्प कर दी है। इसमें 2 प्रकार के, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये फ़र्क है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलता है, लेकिन ये चलता है लो से हायर की तरफ। मतलब क्या है ये देख लीजिए। सपोज ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में ये कोई पार्टिकल्स हैं जो इस तरफ आने हैं, तो यहाँ ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल इसकी हेल्प करेगा, दिस विल चेंज इट्स शेप एंड इट विल ग्रैब्स इट, और ये एक चैनल बनाएगा, उस चैनल के थ्रू इस मॉलिक्यूल को अंदर से अपने अंदर से जाने देगा। इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। इसमें एनर्जी का उपयोग नहीं होता है, लेकिन प्रोटीन मॉलिक्यूल हेल्प करते हैं। ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है सोडियम और पोटासियम पंप। सोडियम पोटासियम पंप क्या है? देखिए, हमारी मसल्स, हमारे नर्व्स काम करते हैं इसी पंप के आधार पर। उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स
भेजने होते हैं वो चलते हैं आयनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक जो बैलेंस है उसके हिसाब से, यानी कि आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल बना के, करंट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट जो कि चार्ज के हिसाब से चलता है। तो उस केस में मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ये जो मेम्ब्रेन है इसके अक्रॉस, ये अंदर है इनसाइड और ये है आउटसाइड द मेम्ब्रेन। ये इनसाइड ये सेल है, इसके बाहर इसको 3 सोडियम आयंस निकालने हैं और 2 पोटासियम आयन ये अंदर लेता है, जिससे बाहर का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है और अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है और ये नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इससे एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिससे वो मूवमेंट करते हैं, मसल्स या नर्व कंडक्ट करते हैं मैसेजेस को। ये इतना ही काफ़ी आपके लिए। तो इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी यूज होती है भाई, एनर्जी बाय द यूज ऑफ एनर्जी। और एक बात आपको जान लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जितनी एनर्जी हमारे शरीर में पैदा होती है उसका 1/3 हम सिर्फ इस सोडियम पोटासियम एक्सचेंज पंप में खर्च करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब फ्यूचर के लिए जो लोग बायोलॉजी लेंगे उनके लिए मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। और एक है लास्ट में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ये एक स्पेशल प्रोसेस है, जो चीज़ें इनकी सहायता से अंदर नहीं जा सकती। कुछ इतनी बड़ी चीज़ें होती हैं कि ना तो प्रोटीन के अंदर जो चैनल बना है वो उसको ले जा सकता है, ना मेम्ब्रेन का पोर साइज इतना है कि उसको आर पार ले जाने देगा, इतने बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। उनका जो इनटेक होता है वो होता है एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस से। इसमें सेल क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के नज़दीक जो भी चीज़ आएगी वो अपनी शेप चेंज करेगा और ये बना लेगा और उसके बाद ये अंदर ये ले लिया। सिमिलर प्रोसेस एक्सोसाइटोसिस का है, सेम प्रोसेस है। मेम्ब्रेन को रप्चर करके जब कोई चीज़ अंदर आती है तो उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, और मेम्ब्रेन को रप्चर करके जब सब्सटेंसेस को बाहर फेंक दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे बैक्टीरिया में या आप एमीबा में, दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इससे बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होता है। हमारे भी WBC या बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो बड़े मटेरियल्स का एक्सचेंज करते हैं इसी तरीके से। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेल वॉल। एक और कवरिंग कुछ सेल्स में पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। प्लांट सेल और फंगल सेल में ये पाई जाती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है सेल वॉल। ये एक रिजिड, हार्ड, डेड और परमिएबल है, जबकि जो सेल मेम्ब्रेन थी वो थी इलास्टिक थी, सॉफ्ट थी, डेलिकेट थी, लिविंग थी और सेमी परमिएबल थी। ये पूरी तरह परमिएबल है, किसी ट्रांसपोर्ट को ये कंट्रोल नहीं करती है स्ट्रक्चर, और ये आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और फंगल सेल में मिलती है। इन प्लांट सेल इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, एक प्रकार का शुगर है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, और ये इन फंगस इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। फंगस में ये काइटिन की बनी होती है। फंक्शंस, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल को मजबूती देती है, हार्डनेस देती है और शेप, परमानेंट शेप देती है उसकी सेल। जैसे हम अपने चीक्स को ऐसे पकड़े तो इस शेप को चेंज कर सकता है, प्लांट सेल ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी से, कोई चोट फेट, कोई इंजरी से उसको बचाव ये देती है। प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस, जैसे हमने आरबीसी को हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल के देखा था, उसी प्रकार से अगर हम किसी प्लांट सेल को डाल के देखें, अगर हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालें, व्हेन ए प्लांट सेल इज केप्ट इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक मैंने बताया था जिसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर उसमें हम प्लांट सेल को डालते हैं तो प्लांट सेल क्या करेगा, प्लाज्मोलिसिस होगा तो ये श्रिंक कर जाएगा अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, और ये सेल मेम्ब्रेन कहाँ चलेगी, क्योंकि वाटर विल कम आउट। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। और अगर इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, जो ऑलरेडी व्हेन ए प्लाज्मोलाइज्ड प्लांट सेल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में दोबारा रख देंगे, देन इट विल एब्जॉर्ब वाटर एंड इट विल स्वेल अप, एंड दिस
प्लाज्म साइटोप्लाज्म विल स्वेल अप एंड कम इन कंटेक्ट विद द सेल वॉल अगेन, ये दोबारा इसमें इस तरीके से चला जाएगा। तो प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस है प्रोसेस वही एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। लेकिन एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या अंतर है? अगर एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्रस्ट भी कर सकता है, जैसे आरबीसी कैन ब्रस्ट, क्योंकि जब एक्सेस में पानी चला जाएगा तो वो ब्रस्ट कर सकता है। लेकिन प्लांट सेल के चारों तरफ सेल वॉल है तो इसलिए ये ब्रस्ट नहीं करेगा। इट विल अप्लाई वॉल प्रेशर ऑन दैट एंड इट विल नॉट ब्रेक, इट विल नॉट ब्रस्ट। सो इस लेक्चर में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं लेक्चर कैसा लगा और अगले लेक्चर की वेट करें।